ओके बच्चा पार्टी, अभी तक हमने जो भी पढ़ा अभी थोड़ा सा आपका ये शॉर्ट और इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आपका बहुत सारा एटॉमिक स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थियोरेटिकल पार्ट बहुत ज्यादा था। कैसे प्रोटॉन डिस्कवर हुआ, इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुआ, न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ, फिर आपका भाई साहब इसका अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसका भाई साहब आपका एंगुलर मोमेंटम बोर का, ये वो, ठीक है, काफी सारे कैलकुलेशंस थे, अभी भी हैं, लेकिन कैलकुलेशंस थोड़े से अभी लॉजिकल होंगे, ठीक है। लॉजिकल नहीं मतलब ऐसा नहीं कि अभी तक इलॉजिकल कैलकुलेशंस करते आए, लेकिन अभी कैलकुलेशन थोड़े से इजी होंगे जहां पे आपको थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट ऑर्बिटल्स एंड, तो अभी तक हमारा बेसिकली क्या क्या चीजें हमने जान ली हैं, ठीक है। हमने देखा कि भाई साहब लिमिटेशन ऑफ बोर्स मॉडल, बोर्स का मॉडल लिमिटेड हो जाता है व्हेन वी हैव और व्हेन वी आर एनकाउंटरिंग हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से बड़े स्पीशीज को जब हम एनकाउंटर कर रहे हैं, ठीक है। डी ब्रोगाइल का हाइपोथेसिस देखा हमने, लैम्डा इज इक्वल टू h by mv, ठीक है। हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखा, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल हमने देखा कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले जो हायर एटम्स है उसके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। डी ब्रोगाइल का हाइपोथेसिस क्या बोलता है, लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है, डेल्टा x इंटू डेल्टा p will be always greater than equal to h by 4 pi, ठीक है। h by 2 pi था कि 4 pi था, 4 pi था ना, ठीक है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कंसिडर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर्स, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, वेव फंक्शन, प्रोबेबिलिटी और ऑर्बिटल्स। दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू एनकाउंटर नाउ, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, नाउ व्हाई आर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल रिक्वायर्ड। तो देखो इसको ऐसे समझो कि आपने बोला कि ये साहिल मुनकर जो है अपने घर से क्लास के बीच में किसी रास्ते में कहीं पे होगा, ठीक है। तो अभी अगर समझ लो भाई साहब इसको लोकेट करने दिया जाए तो आप जीपीएस लोकेटर निकाल लो, तो समझ लीजिए मैंने साहिल मुनकर के साथ अपना मोबाइल का पेयरिंग करके रखा है, सो आई विल बी एबल टू ट्रेस वेयर ही इज गोइंग, ठीक है। तो अभी अगर वो वेयर एवर इज गोइंग देखेंगे तो कौन से सेक्टर में है, कौन से स्ट्रीट में है, कौन से बिल्डिंग के पास है, दैट इज हाउ आई विल बी एबल टू लोकेट। तो इसी तरह से जब अनसर्टेनिटी हो तब आप धीरे धीरे अलग अलग चीजों से उसको सर्टन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वो क्लास और भाई साहब घर के बीच में कहीं पे, ये एक अनसर्टेन हो गया, लेकिन कहां पे एग्जैक्टली, कौन से पाथ में, कौन से सेक्टर में, कौन से प्लॉट में, कौन से बिल्डिंग के पास, अभी आप धीरे धीरे उसको लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से आप एक पर्सन को फाइंड करने के लिए उसके एड्रेस को एज अ लोकेटर यूज करते हैं, वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बताने के लिए आप क्वांटम नंबर्स का यूज करते हैं। यू बेसिकली यूज क्वांटम नंबर्स। तो शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो क्वांटम नंबर्स आर मोर और लेस एड्रेसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये आपके इलेक्ट्रॉन के एड्रेस हैं। जैसे अगर मैं आपका एड्रेस पूछूं तो आप बोलेंगे भाई साहब ये बिल्डिंग का नाम है, ये फ्लैट नंबर है, ठीक है, या ये प्लॉट नंबर है, ये भाई साहब सेक्टर नंबर है, ये भाई साहब आपका स्ट्रीट का नेम है, ये आपका सेक्टर है कामोठे नवी मुंबई, फिर आप भाई साहब उसमें पिन कोड डालेंगे, फिर महाराष्ट्र। दैट इज बेसिकली योर एंटायर एड्रेस, ठीक है। आप बोलेंगे सेक्टर 10 में रहता हूं, भाई साहब कहाँ, कौन से बिल्डिंग में, ये वो दुनिया भर का, ठीक है। तो इसी तरह से क्योंकि अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इसलिए क्योंकि कामोठे में रहने वाले इंसान आप ही नहीं है, हजारों लाखों लोग रह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी है, इसीलिए आपको लोकेट करने के लिए मुझे प्रॉपर एड्रेस चाहिए, आपका बिल्डिंग का नाम, आपका स्ट्रीट एड्रेस, सेक्टर, ये सब। तो इसी तरह से जब बहुत बड़ी तादाद हो, जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो, आपकी अनसर्टेनिटी क्यों है, क्योंकि आप इकलौते इंसान नहीं है कामोठे में रहने वाले, आपके साथ एक बहुत बड़ी तादाद है। तो आपको ढूंढ निकालना मतलब आपका एड्रेस ढूंढ निकालना, ठीक है। तो इसी तरह से आपके इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उनका पोजीशन अगर मुझे बताना होगा तो कहां पे हैं वो, उसको लोकेट करने के लिए ये एड्रेस का मॉडल है, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। Why was quantum mechanical model, ठीक है, why was quantum mechanical model required? It was established that the precise statements of position and momentum of electrons has to be replaced by the statements of probability, ठीक है। तो यहां पे भाई साहब probability से हम खेलेंगे, we will be now dealing with probabilities. The model focuses on the wave nature of electron and the probability of finding the electron, ठीक है। तो classical mechanics क्या बोलता है भाई साहब, it deals with the particle behavior of matter, ये सिर्फ और सिर्फ आपके पार्टिकल बिहेवियर से डील करता है, क्लासिकल, ठीक है। इट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक बॉडीज, इट फॉलोज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन।
न्यूटन्स के जितने भी लॉ है उसको फॉलो करता है ये। क्वांटम मैकेनिक्स क्या करता है? इट डील्स विद वेव पार्टिकल्स ड्युअलिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, फोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। इट डील्स विद, तो ड्युअलिटी है भाई साहब, वेव पार्टिकल। यहां पे सिर्फ और सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स में सिर्फ पार्टिकल नेचर से ही हम डील कर रहे हैं, यहां पे वेव और पार्टिकल दोनों से भी। इट डील्स विद माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड गुड इन क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है। और इट टेक्स इनटू अकाउंट हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगाइल कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये सारी चीजें भाई साहब आ जाती हैं, ठीक है। सो माइक्रोस्कोपिक, ये आपका क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स में न्यूटन के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं होते हैं, ठीक है, दे आर जनरली नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। ओके ओके ओके। तो अभी आता है भाई साहब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ना मैं इसको आज तक समझ पाया हूं और ना ही आप समझ पाएंगे, ठीक है। शायद आप बहुत बड़े साइंटिस्ट भी बन जाएंगे तो भी शायद इसको ना समझ पाए, ठीक है। श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन है, इसमें समझने का कुछ नहीं, ये बेसिकली आपका देखो एक्स वाई और जेड एक्सिस में एक वेव का फंक्शन है। सुशांत सिंह राजपूत को जानते हैं राइट, एज एन एक्टर, ठीक है। उनके टी शर्ट में आप, मैंने बहुत बार देखा है, एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। एक काला कलर का टी शर्ट पहनते थे जनरली। ही वॉज ऑल्सो एन इंजीनियर एंड अच्छे इंजीनियर थे, मतलब ही, हाँ उनकी रैंकिंग बहुत अच्छी आई थी। AIA जो एग्जामिनेशन होता है, ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन में काफी अच्छी आई थी, तो उसका उनके टी शर्ट में ऐसा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है। खैर मैं यहाँ पे आपको ये बोल रहा हूं कि ये आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। वेव इक्वेशन डिस्क्राइब्स द स्टेट वेव फंक्शन ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम। नोबडी इज एक्सपेक्टिंग यू टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। लेकिन चीजें कहां से आ रही हैं उसको जानना जरूरी है। तो आज जो आप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली कहां से आ रहा है, दिस इज वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम, ठीक है। सो स्टेट वेव फंक्शन ऑफ क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, द ट्रैजेक्टरी, द पोजिशनिंग एंड द एनर्जी, ठीक है। ट्रैजेक्टरी, पोजिशन एंड एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से आपको क्या मिलता है, ट्रैजेक्टरी मतलब पाथ, ट्रैजेक्टरी मतलब होता है पाथ, एक्चुअल पाथ, पोजीशन कहां पे है, और एनर्जी, ठीक है, ऑफ दीज सिस्टम्स कैन बी रिट्रीव्ड बाय सॉल्विंग द श्रोडिंगर इक्वेशन। द वेव फंक्शन विल सैटिस्फाई एंड कैन बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। आपको इसको लिखना है लिख लीजिए, वहां लिखना है लिख लीजिए, लेकिन ये वाला जरूर इंपॉर्टेंट है। ट्रैजेक्टरी, पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ दीज सिस्टम्स कैन बी, तो ये आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या देता है, ट्रैजेक्टरी, पोजीशन एंड एनर्जी। चलिए फटाफट इसको जरूर से लिख लीजिए। हाँ किसके ऊपर? अच्छा वो, ओके। जब हम कुछ प्रोनाउंसिएशंस करते हैं ना, जैसे ये एक टाइप का लेखन शैली होता है। ये जो लोग, जैसे समझ लो आप राम बोल रहे हैं, ठीक है, आप बोलेंगे RAM होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे अक्सर RAMA लिखा रहता है, ठीक है। रामा नहीं बोलते हम, लेकिन हमारा प्रोनाउंसिएशन राम ही है, लेकिन रामा ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है। एक्चुअली में इंग्लिश में ना जो लैंग्वेजेस हैं, जैसा प्रोनाउंसिएशन है उसके ऊपर ऐसे डॉट्स आते हैं, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज का है। कभी कभी तो बहुत सारे, ये मैं भी आपको पूरा पूरा नहीं बता सकता, ये कोई हिस्टोरियन आपको बता सकता है, ठीक है, जिसने हिस्ट्री की पढ़ाई की है। एपिग्राफी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो एक्चुअली थोड़ा बहुत आपने पढ़ा था, देखो आपके हिस्टोरिकल साइट में, एपिग्राफी मतलब राइटिंग स्टाइल में आपके ऐसे लिखा जाता है, तो इसका ना अलग प्रोनाउंसिएशन ही होगा, ठीक है। श्रोडिंगर ऐसे भाई साहब, ये अलग प्रोनाउंसिएशन होगा, ये प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड है, ठीक है। ये जो डॉट्स दिखेंगे, कभी कभी आपको ऐसे दिखेगा, ऐसा लेटर दिखेगा, कभी कभी बहुत सारे साइंस रहते हैं ऐसे साइन लैंग्वेज में। जो लोग इसकी स्टडी करते हैं उन लोगों को समझ में आता है ये प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड है। आप डिक्शनरी देखा है आपने कभी? डिक्शनरी में से कभी चीजों को पढ़ने की कोशिश की है, उन वर्ड्स के ऊपर भी ऐसा रहेगा, उन अल्फाबेट्स के ऊपर भी ऐसा रहेगा। सो ये बेसिकली प्रोनाउंसिएशन रिलेटेड है, ठीक है। ओके, तो दिस इज हाउ द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज, ओके। तो भाई साहब यहां पे अगर आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखते हैं, ठीक है, सिग्मा दिस एक्स व्हेन आई, तो ये आपका, अच्छा ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एक बार लिख लीजिए।
ओके तो आपका भाई साहब यहां पे द वेव फंक्शन विल सेटिस्फाई एंड कैन बी सॉल्व, ठीक है, यूजिंग स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। ओके सो आपका ये हो गया भाई साहब स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। दिस इज बेसिकली द स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन। एक्स वाई एंड जेड आर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये आपका हो गया वेव फंक्शन। एच इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, वी पोटेंशियल एनर्जी। आप लिखना चाहे तो लिख लीजिए भाई साहब, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया तो आपको सॉल्व मतलब ऐसा इसमें कुछ आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बट जस्ट फॉर मेकिंग अ नोट। ओके ओके तो अभी इस पूरे स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को, जिसको ना आप समझ सकते हो ना मैं आपको समझा सकता हूं, ठीक है, लेट्स एक्सेप्ट इट कि ये बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन इस स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन से चार चीजें निकल कर आती हैं। वी गेट 3 क्वांटम नंबर्स, ठीक है, एक्चुअली एल एन एल एम और ये एस, ठीक है। एस नहीं है, एस आपका, तो आपका ये हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। एल हो गया आपका एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एम हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है, दीज 3 आर पार्ट्स, ठीक है। तो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं यू विल गेट दीज 3 क्वांटम नंबर्स। ये क्वांटम नंबर्स बेसिकली है क्या, एड्रेस लोकेटर फॉर एन इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को लोकेट करते हैं, कहां पे, किस ऑर्बिट में, किस ऑर्बिटल में और किस तरीके का स्पिन करता हुआ है उसको लोकेट करते हैं, ठीक है। सो ये एड्रेस लोकेटर्स हैं फॉर एन इलेक्ट्रॉन। दे कैन बी कंपेयर्ड एज एड्रेस लोकेटर्स, एज एड्रेस लोकेटर्स फॉर एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके एन आपका क्या, ये लिख लीजिए भाई साहब। ऑन सॉल्विंग वी गेट 3 क्वांटम नंबर्स। ये 3 क्वांटम नंबर्स हमको मिलते हैं स्क्रॉडिंगर के वेव इक्वेशन से, स्क्रॉडिंगर के वेव इक्वेशन से। ये चौथा वाला जो क्वांटम नंबर है, दिस इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, लेट दैट बी वेरी क्लियर, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। एन हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल हो गया आपका एजिम्यूथल क्वांटम नंबर, एम हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एस हो गया आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। दीज क्वांटम नंबर्स इंडिकेट वेयर द इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड इनसाइड एन एटम। कहां पे एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत है बढ़िया। ओके 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 वेव फंक्शन इज अ मैथमेटिकल फंक्शन दैट कैरीज ऑल द इंफॉर्मेशन। तो वेव फंक्शन बेसिकली होता क्या, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, सारा इंफॉर्मेशन कैरी करता है अबाउट द इलेक्ट्रॉन। इट इज एसोसिएटेड विद एंड डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कंसीडरिंग इट्स वेव नेचर।
इट इज अ मैथमेटिकल फंक्शन हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द कोऑर्डिनेट्स, मतलब तीनों कोऑर्डिनेट्स x y और z तीनों भी कोऑर्डिनेट्स पे ही डिपेंड करेगा. वी टेक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स इंस्टेड कार्टेशियन इन पोलर. इट डज नॉट कैरी एनी फिजिकल मीनिंग, इसका कोई फिजिकल मीनिंग नहीं है. हाउएवर वी कैन गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन. द वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑर्बिटल. द वेव फंक्शन कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑर्बिटल दैट कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स. इसको लिख लीजिए भाई साहब. वेव फंक्शन जो है वो ऑर्बिटल से कॉरेस्पॉन्ड करेगा. ठीक है. वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव मिनिमम वेयर n l m are 3 क्वांटम नंबर्स. ये भाई साहब आपका, इसको लिख लीजिए भाई साहब. एवरी ऑर्बिटल हैज अ यूनिक वेव फंक्शन. हर एक ऑर्बिटल का एक यूनिक वेव फंक्शन होगा. वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस n/m वेयर n l m. तो आपका कोई भी वेव फंक्शन, देखिए किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये NLM, ये त्रिशूल डालेंगे और NLM. ठीक है. ओके. वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय वेव NLM वेयर NLM आर द 3 क्वांटम नंबर्स. आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके. ठीक है. ओके. नाउ प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी आप देखो कंसीडर कर चुके हैं. व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? ठीक है. प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली, आप अगर बोलोगे कि समझ लो यहां पे ब्लू और रेड बॉल्स हैं. ठीक है. यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 balls in total, out of which 5 balls are blue. अपनी आंखें मूंद कर आपने किसी भी एक बॉल को निकाला, तो what is the probability that it's going to be a blue ball? So this will be 1 2 3 4 5 5 upon 8. ठीक है. और रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 upon 8. समझ में आ रहा है? ये पढ़ चुके हैं आप. ठीक है. प्रोबेबिलिटी is a measure of outcome of an event likely to occur. Let us say a coin is tossed in the air. So what is the probability of getting a head? 1/2, that is 50%. What is the probability of getting a tail? 1/2, that is 50%. ठीक है. Okay. So one should say that probability of heads or tails will be 50%. Consider a jar with 3 red balls and 3 blue balls. Probability of taking a red ball out of the jar कितना हो जाएगा? 3/8. Probability of taking a blue ball out of the jar 5/8. ठीक है. Are we clear on this one people? Okay, okay, okay. अरे बाबा okay बोला ना. ठीक है. चलिए, probability of finding an electron. Probability of finding an electron at a point within an atom is predicted. Again, this is something that will go as a bouncer for you. लेकिन फिलहाल नोट कर लीजिए. Probability is equal to psi into psi और psi का स्क्वायर. ठीक है. आपका ये बेसिकली फंक्शन है, वेव फंक्शन है ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. आपका जो स्क्रॉडिंगर वेव इक्वेशन है वो आपका एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों को कॉरेस्पॉन्डिंग करता हुआ है. इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो है, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वेव फंक्शन का स्क्वायर, मॉड ऑफ वेव फंक्शन का स्क्वायर. अभी देखो, अगर मैं बोलूं कि भाई साहब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, देखो इसको सामने, ये आपका जेड एक्सिस हो गया. लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस. ठीक है. एक इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी, ठीक है, अगर समझ लो ये एक बॉल है, 3 डायमेंशनल बॉल है, तो जितना आपको एक्स एक्सिस में मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव में, जितना आपको वाई एक्सिस में मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव में, जितना आपको जेड एक्सिस में मिल रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव में, ये सब इक्वल है ना. ठीक है. सो हाउ डू वी विजुअलाइज द प्लेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड एन एटम? एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन के प्लेस को हम कैसे विजुअलाइज करेंगे? वी कैन विजुअलाइज अ रीजन इन स्पेस सराउंडिंग द न्यूक्लियस where the probability of finding an electron is 90 to 95%. This region is known as orbital. इसी region को अपन क्या बोलेंगे? Orbital. ठीक है. क्लियर है? जहां पे भाई साहब 90 to 95%
पॉसिबिलिटी हो, ठीक है। तो ज्यादा करके मतलब हम देखेंगे कि साहिल मुनकर और ये क्लास के बीच में, उसके घर और क्लास के बीच में, इस रीजन में उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो ज्यादा पहले ढूंढने का काम उधर चालू होगा, ठीक है। सो इसी तरह से आपका इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम यहां पे पॉसिबिलिटी है। मतलब अगर हम क्लाउड बनाएंगे इसका, तो क्लाउड में घनत्व कहां होगा, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस के पास आते जाएंगे, देखो ये घना होता जा रहा है। ये जो क्लाउड है, ये भाई साहब कुछ और ही दुनिया में रहती है। हाय हाउ आर यू। तो ये आपका भाई साहब क्लाउड है। तुम्हारी सहेली हंस रही है भाई साहब, ठीक है, ओके। मतलब उसको सच मालूम है, ये किसी और ही दुनिया में रहती है ऐसा मालूम है उसको, ओके। तो ये आपका भाई साहब हो गया क्लाउड। इसका घनत्व देखिए, न्यूक्लियस के जितना पास आते जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। आप न्यूक्लियस की देखो, इलेक्ट्रॉन कहीं भी पाया जा सकता है भाई साहब। साहिल मुनकर को हम उल्वे में भी पा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये भी कहीं पे भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ लोकेटिंग इट नियर द न्यूक्लियस इज द हाईएस्ट। तो हम बेसिकली उस प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं जहां पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है 90 to 95%। दैट रीजन इज नोन एज एन ऑर्बिटल। अभी ऑर्बिट गया तेल लेने, ठीक है। अभी हम ऑर्बिट की बात नहीं करेंगे, हम ऑर्बिटल की बात करेंगे, ठीक है। ऑर्बिट, अभी जितनी भी चीजें आपने पढ़ी थी यहां से आपकी अनलर्निंग थोड़ी सी चालू होगी। अरे भाई साहब अभी तक तो ये पढ़ा था कि ये घूम रहा है, नहीं भाई साहब अभी नहीं चलेगा। अभी आप पढ़ेंगे ऑर्बिटल, मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। एकदम एग्जैक्ट बात नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। द टर्म एटॉमिक ऑर्बिटल रेफर्स टू द एनक्लोज प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding an electron is 90 to 95%। For example, s orbital, p orbital, etc। इसको लिख लीजिए भाई साहब, एटॉमिक ऑर्बिटल होता क्या है, ठीक है। What is basically atomic orbital? मात्रे साहब, हो गया, ओके। Relationship between shells, orbits, subshells and orbitals. The concept of shells or stationary orbits was introduced and thoroughly studied in Bohr's theory. तो ये बहुत ज्यादा स्टडी हुई in Bohr's theory. The relationship between shells, subshells and orbitals can be understood as follows. Each shell or orbit will have one or more subshells. In other words, one or more subshells make up a shell. Each subshell will have one or more orbitals. तो आप देखिए यहां पे पहले आएगा आपका शेल, ठीक है। ये हो गया आपका शेल और ऑर्बिट, इसको अपन बोलेंगे शेल और ऑर्बिट, ठीक है। इससे बनेगा भाई साहब आपके सबशेल्स, ठीक है, सबशेल्स। हर एक शेल का या हर एक ऑर्बिट का बनेगा आपका सबशेल्स, ठीक है। ईच शेल और ऑर्बिट विल हैव वन और मोर सबशेल्स। तो ये आपके एक भी हो सकते हैं, वन और मोर, वन और मोर देन वन, ठीक है, मोर देन वन। और क्या है भाई साहब आपका सबशेल का, उसके बाद आएगा भाई साहब आपका क्या, ईच सबशेल विल हैव वन और मोर ऑर्बिटल्स। तो ये इसके होंगे भाई साहब ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो वन और मोर देन वन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? हर एक शेल या हर एक ऑर्बिट का होगा सबशेल, ठीक है। हर एक सबशेल का होगा ऑर्बिटल, ठीक है।
हर एक शेल और ऑर्बिट का होगा भाई साहब सबशेल, और हर एक सबशेल का होगा एक ऑर्बिटल। ठीक है, तो यहां पे सबशेल जो है तो एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स भी एक हो सकते हैं या एक से ज्यादा हो सकते हैं। फिर से, हर एक शेल और ऑर्बिट का सबशेल, हर एक सबशेल का भाई साहब एक ऑर्बिटल। ठीक है, तो सबशेल जो है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा, ऑर्बिटल भी एक और एक से ज्यादा। ठीक है, क्लियर है? ओके, when Schrödinger equation is solved for hydrogen atom, the solution gives the possible energy levels. The electron can occupy the corresponding wave functions of the electron associated with each energy level are characterized. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number. तो एक्चुअली में ये जो जितने भी आपके क्वांटम नंबर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, दे रिप्रेजेंट द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, फलाना सेक्टर, फलाना रोड, फलाना बिल्डिंग और फलाना भाई साहब आपके फ्लैट का नंबर, कामोटे, आपका पिन कोड, महाराष्ट्र एक्सेट्रा। ठीक है, ओके। क्वांटम नंबर्स इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स ईच ऑफ विच प्रोवाइड्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रॉन। द 4 क्वांटम नंबर्स ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ काइंड ऑफ आइडेंटिटी कार्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन, एक टाइप का आइडेंटिटी कार्ड है। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, क्वांटम नंबर्स इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स ईच ऑफ विच प्रोवाइड्स डिफरेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में ये सारे क्वांटम नंबर्स अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द क्वांटम नंबर्स n, l, m and s आर प्रोवाइडिंग डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। ये क्वांटम नंबर्स जो हैं डिफरेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको लिख लीजिए भाई साहब फटाक से। ओ पंचायत लीडर भाई साहब, सरपंच। ओके, ट्रेन टिकट एनालॉजी ये लीजिए। लेट अस अज्यूम अ सिनेरियो वेयर वी हैव, तो एक सिनेरियो अज्यूम करते हैं वेयर वी हैव टू लोकेट अ सीट इन द ट्रेन। ठीक है, आपको ट्रेन का एक टिकट है, आपने कभी देखा रहेगा तो नहीं, मुझे मालूम नहीं। ठीक है, तो ट्रेन के टिकट जो होते हैं, जैसे समझ लीजिए आपने एसी में टिकट बुक किया है, तो आप कैसे अपने टिकट को लोकेट करेंगे, सिनेमा हॉल में अपने टिकट को कैसे लोकेट करेंगे। ठीक है, ओके, सो लेट अस अज्यूम अ सिनेरियो वेयर वी हैव टू लोकेट अ सीट इन द ट्रेन। The steps to be followed to locate a seat in the train is finding the platform number followed by the train number and the coach number and finally the seat number. तो पहले तो आप भाई साहब देखेंगे कि कौन से प्लेटफॉर्म में आपकी ट्रेन आ रही है इंडिकेटर में। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द प्लेटफॉर्म नंबर। आप दूर दराज के इलाकों, ऐसे लोकल ट्रेन नहीं, आप दूर दराज के इलाकों में अगर आप जा रहे हैं ट्रेन की टिकट कटवाकर, तो पहले तो आप उस प्लेटफॉर्म को लोकेट करेंगे जहां पे आपकी स्पेसिफिक ट्रेन आने वाली है। ठीक है, so that is called the locating the platform number. Then let's say आपने ट्रेन नंबर को लोकेट किया, ये आपका ट्रेन नंबर है, बहुत सारे ट्रेन आ जा रहे हैं, तो आपका ट्रेन नंबर स्पेसिफिक, फिर आपका कोच नंबर, जिस कोच में आपकी सीट है। ठीक है, तो कोच नंबर एंड देन फाइनली द सीट नंबर। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर प्रिसाइसली डिस्टिंग्विश्ड बाय क्वांटम नंबर्स. Each orbital is designated by 3 quantum numbers: principal,
azimuthal and magnetic. ठीक है, each atomic orbital is designated by 3 quantum numbers. हर एक atomic orbital का, atomic orbitals are precisely distinguished by quantum numbers. Each orbital is designated by 3 orbital जो है ये 3 quantum number से designated होता है, principal, azimuthal and magnetic. ठीक है, हर एक orbital. ओके, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज डिनोटेड बाय n. इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन किससे लिखते हैं भाई साहब? इट इज डिनोटेड बाय n. ये अभी तक आप पढ़ते आए हैं, आपने जो पढ़ा है ना, के शेल, एल शेल, एम शेल, 1 2 3, ये वही है. ठीक है, अभी तक जो आपने पढ़ा हुआ है भाई साहब 10th में भाई साहब. ओके, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय n. n की वैल्यू 1 2 3, जैसे आपका ये आपने पढ़ा हुआ है, देखो n की वैल्यू 1 2 3 and so on and so forth. तो ये हो गया K, L, M and so on and so forth. Principal quantum number is denoted by n. It gives information about the shell number of an electron and also determines the total energy associated with it. एक एक लाइन भाई साहब इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, It gives the information about the shell number. तो पहले तो भाई साहब ये शेल नंबर को बताता है. ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के भाई साहब शेल नंबर का इंफॉर्मेशन देता है हमको, एंड ऑल्सो डिटरमिन्स द टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद. ठीक है, प्लस द टोटल एनर्जी विच इज एसोसिएटेड विद इट. It gives us the shell number of an electron and also determines the total energy associated with it, plus जो total energy associated है उससे. ठीक है, as the value of n increases, the size and energy of the shell increases. जैसे जैसे भाई साहब n की वैल्यू इंक्रीज होती है, size and energy of the shell increases. n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो size and energy of the shell will also increase. Of shell also increases. As the value of n increases, size and energy of the value. Okay, the n value can only be integer starting from 1. n की वैल्यू हो गई, n is equal to 1 corresponds to the first k shell. भाई साहब देखो, n is equal to 2 l shell, n is equal to 3 m shell and so on and so forth. The maximum number of electrons that can be placed in a given shell is 2n का स्क्वायर. ये आप पहले भी पढ़ चुके हो भाई साहब. ठीक है, तो अभी आते हैं जैसे k shell में. के शेल में n की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 1. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं इसमें? 2 into 1 का स्क्वायर, दैट इज 2. ठीक है, एल शेल है, एल शेल मतलब हो गया आपका n is equal to 2. तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 into 2 का स्क्वायर, दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो सेकेंड ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं? 8. ठीक है, ओके. अभी हम आते हैं थर्ड शेल में m, वेयर n is equal to 3. तो हाउ मच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी प्लेस्ड हियर? 2 into 3 का स्क्वायर, 9 2 18. ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो वहां पे एडजस्ट हो सकते हैं. ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ गिवन शेल इज 2n का स्क्वायर, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए प्लीज. ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लिया भाई साहब? जल्दी 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 फटाफट. Done. Okay, the number of orbitals of a particular shell can have is given by n square. ठीक है, कितने ऑर्बिटल्स हैं एक पर्टिकुलर शेल में, उसको अपन कैसे देंगे? दैट विल बी इक्वल टू n का स्क्वायर. ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर शेल इज गिवन बाय n का स्क्वायर. ओके, चलिए भाई साहब एक सवाल कर लेते हैं यहाँ पे. 3 ऑर्बिटल्स हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स इन द ऑर्डर. क्या है भाई साहब? आपका n2 है, which is greater than n1, this is greater than n3. ठीक है, what would be the order of the following? Sizes of the orbitals, energies of the orbitals. ठीक है,
साइजेस ऑफ द ऑर्बिटल, मोर इज द वैल्यू ऑफ एन, मोर विल बी द साइज, ठीक है। जितना ज्यादा वैल्यू होगा भाई साहब एन का, ठीक है, उतना ज्यादा। तो यहां पे देखो आपका जैसे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2 सेकेंशियल, तो आपका यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपको दिया हुआ है 3 ऑर्बिटल्स है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n2 n1 और n3, ठीक है। मोर इज द वैल्यू ऑफ n, जितना भाई साहब n का वैल्यू होगा, तो यहाँ पे दिया यही वाला ऑर्डर हो जाएगा भाई साहब आपका किसका, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है, साइज ऑफ ऑर्बिटल्स। जितना आपका भाई साहब n का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है, मोर इज द वैल्यू ऑफ n, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, मोर इज द वैल्यू ऑफ n, मोर इज द वैल्यू ऑफ साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक है। ओके, एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स, मोर इज द वैल्यू ऑफ n, मोर विल बी द एनर्जी, ठीक है। जितना ज्यादा भाई साहब n का वैल्यू होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगा, ठीक है। अगेन दिस विल आल्सो बी n2 इज ग्रेटर देन n1 इज ग्रेटर देन n3। तो आप यहां पे लिख सकते हैं n की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी एनर्जी की वैल्यू भी उतनी ज्यादा होगी। ये चाहे तो लिख लीजिए, मोर इज द वैल्यू ऑफ n, मोर इज द साइज ऑफ द ऑर्बिटल्स, मोर इज द वैल्यू ऑफ n, मोर इज द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स, ठीक है। चलिए फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब, क्विक 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 जल्दी। ठीक है, डन डन डन। चलिए भाई साहब, ओके, अभी हम आते हैं भाई साहब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय एल, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर एल, इट इज आल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। सब इंपॉर्टेंट है भाई साहब, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोलेंगे, ठीक है। ओके, और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, एजीम्यूथल और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ऑल दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। एजीम्यूथल ही ज्यादा यूज होता है, एजीम्यूथल और भाई साहब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। चलिए फटाफट लिखिए इसको भाई साहब, क्विक 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 जल्दी से। ऑर्बिटल, एजीम्यूथल, ऑर्बिटल एंगुलर और सब्सिडियरी, एजीम्यूथल, ऑर्बिटल एंगुलर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इट डिफाइंस द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये क्या करता है भाई साहब, इट डिफाइंस द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सारे पॉइंट्स लिख लें भाई साहब इसमें, सारे जो इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। सो इट डिफाइंस द शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये किसको डिफाइन करता है, शेप ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शेप को डिफाइन करता है। एंड देयरबाय ईच ऑर्बिटल विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक एल वैल्यू, हर एक ऑर्बिटल का एक स्पेसिफिक एल वैल्यू होगा, ईच ऑर्बिटल विल हैव अ स्पेसिफिक एल वैल्यू, ठीक है। द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर डिफाइन द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो ये क्या डिफाइन करेगा भाई साहब, 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर विल डिफाइन द 3D शेप ऑफ द ऑर्बिटल। It designates the subshell to which the electron belongs. The value of L depends on the value of N. For any value of N, L can take the values from 0 to N minus 1. ठीक है, N की कोई भी वैल्यू के लिए ध्यान दीजिए, L की जो वैल्यू होगी, N क्या हो गया आपका प्राइमरी क्वांटम नंबर, ठीक है। L क्या हो गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। N की वैल्यूज कहां से कहां हो जाएंगी, 0 टू N minus 1। तो अगर मैं समझ लो बोल रहा हूं N की वैल्यू है 1, तो आपका भाई साहब L का वैल्यू क्या हो जाएगा, L का वैल्यू हो जाएगा 0 टू 1 minus 1, दैट इज 0। तो आपका यहां पे L की वैल्यू सिर्फ 0 होगी, ठीक है, क्लियर है। N की वैल्यू हो गई 2, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, L की वैल्यू हो जाएगी 0 टू N minus 1, तो ये हो जाएगा 0 टू 2 minus 1, दैट इज 0 टू 1, ये हो जाएगा भाई साहब L का वैल्यू,
समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो ये इसको लिख लीजिए, इट डेजिग्नेट्स द सबशेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एन, एल कैन टेक द वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। किसी भी वैल्यू ऑफ एन के लिए एल की वैल्यू 0 to n-1 होंगी। आपके सारे ज्यादा करके सवाल इन सब कॉन्सेप्ट से बेस्ड होंगे भाई साहब, फटाफट लिखिए इसको। फॉर एनी वैल्यू ऑफ एल, एन कैन हैव एनी वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1, ठीक है। सो जैसे अगर आपने एन की वैल्यू 1 ली तो एल की वैल्यू कितनी हो गई 0। एन की वैल्यू अगर 2 ली तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब 0 से 1 तक, ठीक है। एन की वैल्यू अगर आपने 3 ले ली तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 to 3 - 1, तो ये हो गया 0 2 2, तो ये हो गया 0 1 2, ठीक है। द नंबर ऑफ सबशेल्स इन द nth शेल इज इक्वल टू n, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सबशेल्स इन द nth शेल, और nth ऑर्बिट इज गिवन बाय द टोटल नंबर ऑफ l वैल्यूज, सो दैट पर्टिकुलर n। फॉर एग्जांपल फर्स्ट शेल n इज इक्वल टू 1, शेल विल हैव, तो कितना हो जाएगा भाई साहब, एक ही फर्स्ट शेल है n इज इक्वल टू 1, तो l कितना हो गया 0। n is equal to 1, shell will have only one subshell as only one s value is there, ठीक है, l value is there, that is 0, ठीक है। Similarly जब n की वैल्यू 2 होगी, shell will have only 2 subshells, तो shell का भाई साहब सिर्फ 2 ही सबशेल होगा। क्या क्या भाई साहब, एक होगा आपका 0 और दूसरा होगा आपका 1, है कि नहीं, 2 सबशेल्स। Similarly जब 3 होगा तो it will have 3 subshells and so on and so forth। देखो आपका यहाँ पे n लिख लो, n की वैल्यू, और यहाँ पे l की वैल्यू लिख लो भाई साहब। n की वैल्यू जब 1 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। n की वैल्यू जब 2 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 2 - 1, दैट इज 1। n की वैल्यू जब 3 है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 1 और 3 - 1, दैट इज 2, ठीक है। मतलब n की जो भी वैल्यूज होगी, l की वैल्यू क्या होगी 0 से लेकर n-1 तक, 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है। तो आपके यहाँ पे सबशेल्स कितने हैं, सबशेल इज 1, ठीक है। यहाँ पे सबशेल्स कितने हैं, देयर आर 2 सबशेल्स, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब सबशेल्स कितने हैं, देयर आर 3 सबशेल्स, ठीक है। सो फॉर प्राइमरी क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 3, वी हैव 3 सबशेल्स। फॉर प्राइमरी क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 2, वी हैव 2 सबशेल्स। फॉर प्राइमरी क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 1, वी हैव 1 सबशेल। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन n एंड l। तो n की कोई भी वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 से लेकर n-1 तक, ठीक है, क्लियर है। तो जैसे देखो यहां पे सबशेल रिप्रेजेंटेशंस, n की वैल्यू 1 तो l की वैल्यू क्या हो गई 0, तो सबशेल नोटेशन यहां पे क्या आ जाएगा 1s, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे s सबशेल, ठीक है। आपके 4 ऑर्बिटल्स हैं, आपने देखो पीरियोडिक टेबल पढ़ा था, s p d और ये f, ये हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। लेकिन जहां पे सिर्फ s, तो यहां पे आपका हो गया s, 2 है तो 0 और 1, तो ये हो गया 2s एंड 2p। 3 है, देखो यहां पे 2 कहां से आ रहा है प्राइमरी से, ये वाला 2 कहां से आ रहा है प्राइमरी से, ठीक है। ये वाला 1 कहां से आ रहा है भाई साहब प्राइमरी से, ठीक है। 0 के लिए क्या होगा s और 1 के लिए क्या होगा p, ठीक है। तो 2s एंड 2p, ठीक है, ओके। अभी 3 के लिए क्या हो गया 0 1 2, तो ये 3s 3p और ये हो गया 3d, 3s 3p 3d। 4 के लिए क्या हो जाएगा 0 1 2 3, 4s 4p 4d 4f, spdf g भी है आपका भाई साहब, लेकिन आपकी कहानी मतलब ज्यादा करके f तक ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, ओके। तो एज गिवन अबव ईच वैल्यू ऑफ l रिप्रेजेंट्स अ शेप ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के शेप को ये रिप्रेजेंट करता है। दीज आर एज फॉलोज, ठीक है। तो 0 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है भाई साहब s को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन मतलब शार्प, दिस इज नोन एज शार्प। 1 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है p को, विच इज प्रिंसिपल, ठीक है। 2 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है भाई साहब d को, दैट इज डिफ्यूज, ठीक है। और 3 की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है f को, दैट इज फंडामेंटल, s p d f, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज और फंडामेंटल, शार्प प्रिंसिपल डिफ्यूज फंडामेंटल, क्लियर है, ओके। शेप ऑफ द ऑर्बिटल, इसका शेप भाई साहब क्या है स्फेरिकल, इसका भाई साहब डंबल शेप्ड है ऐसे, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका डंबल शेप्ड है, दिस इज बेसिकली डंबल शेप, यहां पे डबल डंबल है, ठीक है, वी विल सी दैट। और ये आपका कॉम्प्लेक्स शेप है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन, ओके। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी
टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू एल प्लस 1, ठीक है, जहां पे आपका n का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब, h/2 पाई, ठीक है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ये हो जाएगा भाई साहब आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। ओके ओके ओके, चल इसको फटाफट से कर लेते हैं भाई साहब। फाइंड द नोटेशन ऑफ द ऑर्बिटल n इज इक्वल टू 5n। चलिए कल देखते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं भाई साहब। रुक जाओ थोड़ा, रुक जाओ, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो।